हेलो बच्चों। कक्षा 9 का 5वां चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं, जिसकी एक वीडियो हम पहले बना चुके हैं। उस वीडियो में हमने यह पढ़ा था कि किस वैज्ञानिक ने कोशिका के बारे में क्या क्या बातें कही थी। उसके बाद हमने उस वीडियो में लास्ट में देखा था कि कोशिका जो होती है, उस कोशिका को साधारण सूक्ष्मदर्शी से देखने पर हमें 3 चीज़ें दिखाई देती है: प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव। तो हम प्लाज्मा झिल्ली की बात करते हैं, कोशिका झिल्ली की बात करते हैं कि कोशिका झिल्ली जो है वो किसी भी कोशिका के सबसे बाहर की तरफ पाई जाने वाली एक झिल्ली है। उसकी एक कवरिंग है, आवरण है, जो उसे बाहर के वातावरण से अलग रखती है। जैसे हमारे शरीर में जो भी अंग पाए जा रहे हैं, मसल्स जो है, उन मसल्स को, उन अंगों को बाहर के वातावरण से अलग रखने के लिए हमारे शरीर में खाल या स्किन पाई जाती है, हमारी त्वचा होती है। इसी प्रकार कोशिका के अंदर भी, कोशिका के अंदर जो भी कोशिकांग होते हैं, उनको बाह्य वातावरण से अलग रखने के लिए कोशिका झिल्ली पाई जाती है। अब बेटा, कोशिका झिल्ली तुम लोगों ने नाम तो सुन लिया लेकिन देखी नहीं है। लेकिन मैं बताऊं कि कोशिका झिल्ली, जब हम प्याज को काटते हैं तो प्याज के 2 स्लाइस के बीच में एक हल्की सी पन्नी से निकलती है। ऐसे ही जब अंडे को छीलते हैं तो अंडे का जो बाहरी आवरण होता है, पत्थर के समान, कवच के समान, जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, तो उस कैल्शियम कार्बोनेट के कवच को उतारते हैं और मेन जो अंडा है उसके बीच भी एक पतली सी झिल्ली पाई जाती है। प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली ही होती है। अब इनका काम क्या है, क्या काम है, कैसे काम करती है, किसकी बनी होती है, ये देखना। इससे पहले ये देखना कि जब हम प्याज की उस झिल्ली की या अंडे की उस झिल्ली को सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि उनमें हमें संरचनाएं जो दिखाई दे रही है वह बिल्कुल वैसी ही संरचना है जो कि रॉबर्ट हुक ने बताई थी। अब रॉबर्ट हुक ने उस कोशिका के बारे में बताया था और जब हमने प्याज में देखा तो हमें वैसी ही दिखाई दी। लेकिन ये बात याद रखना कि जब छोटी प्याज ले चाहे बड़ी प्याज ले, दोनों प्याज में एक ही प्रकार की संरचनाएं हमें दिखाई दे रही है। इसी प्रकार चाहे कोई जीव हो, उसी प्रकार के जीव की कोशिकाएं सेम दिखाई देती है, लेकिन कार्य और आकार के आधार पर कुछ कोशिकाओं में अंतर पाया जाता है। जैसे हम बात करें तंत्रिका कोशिका की, तो सभी मानव की तंत्रिका कोशिकाएं एक जैसी है। जैसे हम बात करें रुधिर कोशिकाओं की, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इनकी बात करें तो सभी मानव में ये एक जैसी है। स्पर्म कोशिका सभी मानव में एक जैसी है। तो इनकी आकृति और कार्य के आधार पर ये अलग हो सकते हैं, लेकिन एक ही प्रकार की कोशिका जब अलग अलग उसी प्रकार के जीवों में देखी जाती है तो एक जैसी ही दिखती है। तो आकार से कोई मतलब नहीं है कि आकार बड़ा है या छोटा है, हमें कोशिका से मतलब है। छोटे बच्चे की कोशिका और बड़े की कोशिका भी सेम होती है। अब हम बात करते हैं कोशिका झिल्ली या फिर प्लाज्मा झिल्ली की। तो कोशिका झिल्ली हमें या कोशिका को बाहर के वातावरण से अलग रखती है। बाहर के वातावरण से अलग रखने का मतलब ये हुआ कि कोशिका के अंदर केंद्रक, कोशिका द्रव, जो भी चीज़ है वो बाहर के वातावरण से अलग रहता है। यदि कोशिका झिल्ली हटा दे तो वो सारे बिखर जाएंगे, फैल जाएगा। कोशिका द्रव, केंद्रक, ये सारी चीज़ें फैल जाएगी। जिस प्रकार हमारी जो स्किन होती है, त्वचा जो होती है, वो हमारे शरीर के अंदर जो अंग है इनको बांध के रखती है, इनको एक जगह पर फिक्स रखती है। ऐसे यदि हम इस स्किन को हटा दें तो हमारे मांस जो है, हमारी धमनियाँ, सिराएं, जिनमें खून बह रहा है, वे नलियाँ, ये आसानी से बाहर की तरफ निकल जाएगी। तो ये त्वचा भी एक तरीके से कोशिका झिल्ली की तरह ही काम कर रही है। कोशिका झिल्ली जो है वह लाइपोप्रोटीन की बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, मतलब वसा और प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। अब एक बात याद रखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है ये कि कोशिका झिल्ली को वर्णात्मक और चयनात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहा जाता है।
तो कोशिका झिल्ली को वर्णात्मक और चयनात्मक पारगम्य झिल्ली हम इसलिए कहते हैं क्योंकि कोशिका झिल्ली के अंदर से कुछ पदार्थ जा सकते हैं, कुछ पदार्थ नहीं जा सकते। मतलब कि कोशिका झिल्ली कुछ पदार्थों को अपने अंदर या बाहर जाने की अनुमति देती है। दो कोशिका, मान लीजिए ये कोशिकाएं है, इस कोशिका से इस कोशिका के अंदर जल को जाना है तो जल कोशिका झिल्ली के माध्यम से चला जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड चली जाएगी, ऑक्सीजन चली जाएगी। तो ये कुछ पदार्थों को जाने दे रही है, लेकिन कुछ आयंस, प्रोटीन, विटामिन्स ये इसके अंदर से नहीं जा सकता। तो कुछ पदार्थों को रोकती है, कुछ पदार्थों को जाने देती है। इसी कारण कोशिका झिल्ली को चयनात्मक और वर्णात्मक झिल्ली कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली के बारे में ये बातें तुम्हें याद रखनी है। अब जब कोई भी पदार्थ प्लाज्मा झिल्ली से होकर जा रहा है या दूसरी कोशिका में जा रहा है तो इससे संबंधित कुछ पॉइंट है वो हमें समझने हैं, क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहले हमें विसरण के बारे में पता होना चाहिए। विसरण का मतलब होता है कि जब भी कोई पदार्थ अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करता है तो हम उसे विसरण कहते हैं। समझ नहीं आई? उदाहरण से समझना कि जब हम कमरे में किसी एक कोने में अगरबत्ती लगाते हैं तो उस अगरबत्ती की खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है। क्यों? क्योंकि जहाँ पर हमने अगरबत्ती को लगाया है वहाँ पर उस अगरबत्ती की खुशबू या अगरबत्ती की धुआं की सांद्रता ज़्यादा है, जबकि अन्य कोने में कम है, इस कारण वो दूसरी जगह पर चली जाएगी। ऐसे ही हम किसी गैस को, जैसे परफ्यूम को कहीं एक जगह पर छिड़कते हैं तो वो सारे कमरे में फैल जाती है। क्यों? क्योंकि जहाँ पर हमने छिड़का है वहाँ पर उसकी सांद्रता ज़्यादा है, वहाँ पर उसकी मात्रा ज़्यादा है, इसलिए अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करती है। इसे हम विसरण कहते हैं। अब बात आती है हमारे शरीर में गैस कैसे जा रही है, कैसे आ रही है। तो हमारे शरीर में जब गैसों का दबाव बढ़ जाता है, गैसों की सांद्रता बढ़ जाती है तो गैसें बाहर आ जाती है। बाहर की अपेक्षा अंदर दबाव या सांद्रता कम हो जाती है तो गैस अंदर चली जाती है। अब हमने सांस अंदर लिया, गैस अंदर चली गई, गैस की मात्रा हो गई अंदर ज़्यादा, बाहर हो गई वो कम, उसका प्रेशर, सांद्रता, तो अपने आप अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर आ गई। जैसे ही बाहर सांद्रता अधिक है या दाब अधिक है, अंदर कम है, तो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर वो अंदर चली गई। अगर यही प्रक्रिया किसी अर्धपारगम्य झिल्ली या कोशिका झिल्ली के माध्यम से हो तो हम उसे परासरण कहते हैं। जब गैसों या द्रवों की गति अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा हो तो यह प्रक्रिया परासरण कहलाती है। तो यह प्रक्रिया परासरण कहलाती है। ये सॉरी गलती से लिखा गया है, यहाँ पर लिख लेना परासरण। तो यह प्रक्रिया परासरण कहलाती है। अब देखिए, परासरण के आधार पर या द्रव्यों की गति के आधार पर हमने किसी भी विलयन को 3 भागों में बांट दिया परासरण के आधार पर। एक है अल्पराशरी विलयन, दूसरा समपराशरी विलयन और तीसरा अधिपराशरी विलयन। ध्यान देना, अल्पराशरी विलयन का मतलब होता है कि यदि हम किसी कोशिका को एक ऐसे विलयन में रखें जिसमें जल अधिक हो, वह नमक या शर्करा कम हो। मतलब हमारे पास एक बर्तन है, उस बर्तन में हमने ज़्यादा मात्रा में जल लिया है, या तो उसमें कम मात्रा में हमने चीनी डाल ली है या हमने कम मात्रा में नमक डाला है। ठीक है, तो ऐसे विलयन को हम अल्पराशरी विलयन कहेंगे। और इस प्रकार के विलयन में यदि हम किसी कोशिका को डालेंगे तो वो फूल जाएगी। जैसे हम चना या किशमिश को पानी में डालते हैं तो फूल जाती है। ठीक है। दूसरा है समपराशरी विलयन। समपराशरी विलयन का मतलब ये हुआ कि हमने
जल व नमक या शर्करा, हमने जल व नमक या शर्करा इतनी मात्रा में घोला हुआ है कि वो उसमें जल के रिक्त स्थान में आसानी से घुल गया, जल में आसानी से घुला हुआ है। यदि हम उसमें और डालेंगे तो वो नहीं घुल पाएगा। कहने का मतलब शर्करा या नमक और जल का हमने सेम विलयन लिया, समान मात्रा में ली, तो हम उसे समपराशरी विलयन कहते हैं। और जब ऐसे विलयन में हम किसी कोशिका को डालते हैं तो वह ना तो फूलती है ना सिकुड़ती है, वो सेम रहती है। ठीक है, तो समपराशरी विलयन ये कहलाता है। अति पराशरी विलयन क्या होता है? अति पराशरी विलयन में जल की मात्रा अधिक होती है, जल की मात्रा अधिक होती है और नमक या फिर जल की मात्रा कम होती है। अति पराशरी विलयन में जल की मात्रा कम होती है, नमक या शर्करा की मात्रा अधिक होती है। तो ऐसे विलयन में जब किसी विलयन में जल कम हो और नमक या शर्करा अधिक हो, तो ऐसे विलयन में जब हम किसी कोशिका को रखते हैं तो कोशिका सिकुड़ने लग जाती है। इस प्रकार के विलयन को अति पराशरी विलयन कहते हैं। ध्यान देना एक बार और, अल्प पराशरी विलयन वह विलयन है जिसमें जल की मात्रा अधिक है, नमक व शर्करा की मात्रा कम है। ठीक है, किसी जल में हमने बहुत कम मात्रा में या तो नमक घोल रखा है या फिर चीनी घोल रखी है, उसे हम अल्प पराशरी विलयन कहते हैं। और इस प्रकार के विलयन में जब हम किसी कोशिका को डालते हैं तो फूल जाती है। जैसे पानी में हम किशमिश फूल जाती है, चना फूल जाता है, मूंग फूल जाती है, ये फूल जाती है। समपराशरी विलयन में जल और नमक इन दोनों का समान मात्रा में होते हैं, समान मात्रा में होती है। और जब इस प्रकार के विलयन में किसी कोशिका को रखा जाता है तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ओके, अति पराशरी विलयन में जल कम होता है जबकि नमक या शर्करा अधिक होती है। इस कारण इस प्रकार के विलयन में जब किसी कोशिका को रखते हैं तो वो सिकुड़ जाती है। हमने यह देखा कि जब इनमें कोशिकाओं को रखते हैं तो उसमें या तो जल प्रवेश कर रहा है या जल बाहर आ रहा है। जैसे अल्प पराशरी विलयन में हमने कोशिका को रखा तो इसमें पानी ज़्यादा है और नमक या शर्करा कम है। जब हमने इसमें किशमिश को डाला तो किशमिश के अंदर पानी कम था, बाहर पानी ज़्यादा है, इस कारण पानी अंदर चला जाता है और किशमिश फूल जाती है। तो किशमिश परासरण की विधि द्वारा फूली है क्योंकि किशमिश को अल्प पराशरी विलयन में रखा गया है। और यदि समपराशरी विलयन में हम किसी कोशिका को रख के, जैसे इसमें चीनी और पानी का समान मात्रा है, मतलब चीनी और पानी समान मात्रा में है और इसका एक विलयन बना रखा है, जब हम इसमें किसी कोशिका को रखेंगे तो समान सांद्रता के कारण ना तो उस कोशिका से जल बाहर आएगा ना जल बाहर से अंदर जाएगा, कोशिका वैसी की वैसी बनी रहेगी। तो कोशिका के आकार में कोई बदलाव नहीं आएगा, ना तो कोशिका फूलेगी ना कोशिका सिकुड़ेगी। यदि हम किसी कोशिका को अति पराशरी विलयन में रखते हैं जहां पर जल कम है, नमक शर्करा अधिक है, तो वहां पर कोशिका सिकुड़ जाती है। देखिए, इसमें हमने जल लिया था और अधिक मात्रा में इसमें हमने नमक व शर्करा मिला दिया, तो नमक मिलाया या चीनी मिलाई है। जब हमने इसमें अंगूर को डाला तो अंगूर के अंदर पानी ज़्यादा था, यहाँ पर पानी कम है, इस कारण अंगूर से पानी इसमें बाहर आने लग जाएगा और अंगूर सिकुड़ जाएगा। तो इस प्रकार हमने अल्प पराशरी, समपराशरी और अति पराशरी विलयन को देखा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, फिलहाल इनको लिख लेना, नोट्स बना लेना। ओके बेटा, बाय।